देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। करारदाद का समर, धांधली का कवर और महंगाई का असर, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। आइए आज से 84 साल पहले 23 मार्च 1940 को लाहौर मंटो पार्क चलते हैं, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जलसा जारी है। बाबाए कौम इस जलसे की सदारत कर रहे हैं और इसी जलसे में करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने जा रही है। लाखों आज़ादी के मतवाले कायदे आज़म की एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक करारदाद पाकिस्तान पेश कर चुके तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खिताब कर रहे हैं। खिताब सुनने वालों को अंग्रेजी जबान की समझ नहीं, लेकिन कायद पर भरोसा, एतमाद और यकीन ऐसा कि वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। पिंडाल से नारे लग रहे हैं कि लेके रहेंगे पाकिस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। क़यादत और अवाम एक हुए तो हमने पाकिस्तान बना लिया। उस वक्त भी दुनिया और ख़ासकर हिंदुस्तान ने कहा कि ये मुल्क नहीं चला सकेंगे, वापस आ जाएंगे। हमने मुल्क चला लिया और कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, चूँकि हम एक थे। मुश्किलें आईं लेकिन हमने उनका मुकाबला किया। हमने हिम्मत की तो दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बन गए, चूँकि हम एक थे। यानी वो एटम बॉम्ब जो 200 से ज़्यादा ममालिक में से सिर्फ 7 के पास है, हम उन 7 में एक हैं। वो एटम बॉम्ब जो 60 में से जिस इस्लामी मुल्क के पास है, हम वो एक हैं। हमने जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। मशरिक हो या मगरिब, हमने अपना दिफा इतना मजबूत कर लिया कि जिसने भी शरारत की फिर उसको घर में घुस कर सबक सिखाया, क्योंकि हम एक थे। चाहे वो हिंदुस्तान हो, ईरान हो या अफगानिस्तान, जिसको भी गलत फहमी हुई ना तो हमने उसी लम्हे वो दूर कर दी। दिफाई कुव्वत की नुमाइश आज भी सब ने देख ली। हमारी सरहदें मजबूत हो गईं, लेकिन इक़्तिदार और ताकत के हुसूल की कशमकश में हमें अंदर से बहुत कमज़ोर कर दिया। आइन में दी गई सब ज़मानतें और हुकूक सिर्फ किताब में ही तहरीर रह गए, या इंसानी हुकूक सिर्फ उसी को हासिल हुए जो ताकत से ले सकता हो। आइनी तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए रह गया जो आइन पामाल कर सकता हो। कानून का तहफ़्फ़ुज़ भी सिर्फ उसी को मिलने लगा जो कानून तोड़ने की सलाहियत रखता हो। दुनिया हमें शक की निगाह से देखती है। हम 80,000 जानें देकर भी अमन पसंद मुल्क करार नहीं पा सके। तो लगता है कि आज 84 साल बाद हमें फिर ऐसी ही एक करारदाद की ज़रूरत है, जिसमें मुआशी तौर पे मजबूत और सियासी तौर पे मुस्तहकम पाकिस्तान का अज़्म हो, जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, कानून की हुक्मरानी वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, सियासी इंतकाम के खात्मे वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, दूसरों को बर्दाश्त करने वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, मुकम्मल मजहबी आज़ादी वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, खुद मुख्तारी वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, तरक्की वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, इत्तेहाद वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, तकसीम की नफ़ी करने वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, इंतशार और इंतहा पसंदी से नफ़रत वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, दूसरों के एहतराम वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, फलाही रियासत वाले पाकिस्तान का अज़्म हो, गरीब और अमीर के लिए एक पाकिस्तान का अज़्म हो, और सबसे बढ़कर साफ शफाफ इलेक्शन, जमहूरियत, अपनी शिकस्त और दूसरों की कामयाबी तस्लीम करने वाले पाकिस्तान का अज़्म हो। तो क्या हम ऐसी कोई करारदाद लाने और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो सकते हैं? आप इस पर सोचिएगा और प्रोग्राम में भी इस पे बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है MQM के MNA हैं ख्वाजा इज़ारुल हसन साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद के MNA ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब, और PMLN से हमें राना एहसान अफजल साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। ख्वाजा इज़ारुल हसन साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये 23 मार्च 1940 को आज 84 साल मुकम्मल हो गए हैं और क़याम पाकिस्तान को भी 76 साल मुकम्मल हो गए हैं, और माशाल्लाह से हम ये दिन जो है वो मनाते हैं। लेकिन क्या ख्याल है कि हम चूचू का मुरब्बा क्यों बने हुए हैं कि यहाँ पे आमरीत भी मुकम्मल नहीं आ सकी और जमहूरियत भी परवान नहीं चढ़ सकी? वैसे क्या ख्याल है, इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर वकालत के तालिब इल्म की हैसियत से और पॉलिटिकल कारकुन की हैसियत से मैंने जो 32 साल के बाद ये एक नतीजा निकाला है जी कि ना अफराद की गलती है ना इदारों की गलती है, प्रॉब्लम सारा का सारा निज़ाम में है। और आज़ादी के बाद हमें जो निज़ाम मिला, पता नहीं 9 साल बाद तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी, फिर 71 का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो असल मसला जो है हमारे उस आइन के अंदर जो सकम है उसका है। और अगर आप अमेरिका में किसी के साथ जुल्म करें तो वो आपको कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट,
बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में अगर किसी गरीब के साथ जुल्म हो जाए तो वो कहता है मैं अल्लाह की अदालत में देखूंगा तुम्हें। तो इसका मतलब ये कि ना आम आदमी को इदारों पे भरोसा है, ना अदालतों पे भरोसा है, ना हुकूमतों पे भरोसा है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि जो जमहूरियत का कानून है, भाई जिस तरह हमने लोकल गवर्नमेंट के कानून की मुखालफत की ना सिंध में जी, कि भाई कानून ठीक नहीं है, इसमें कोई भी मेयर आएगा वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से मेरा एनालिसिस ये कि ये जो पूरा हमारा आइन है जी, इस आइन को दोबारा से हमें देखना पड़ेगा, इसके बहुत सारे क्लॉजेस को अमेंड करना पड़ेगा, बहुत सी एवोल्यूशन करनी पड़ेगी। और बल्कि मैं तो शायद हाउस में ये तजवीज भी दे दूं जब हमारी अल्लाह बिजनेस प्रपोजल आए कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन एक कमेटी, स्पेशल कमेटी बना दी जाए जो इस आइन के मुतनाजा या नॉन इफेक्टिव जो आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर बैठ के देखें कि भाई कहाँ पर आप अकाउंटेबिलिटी में फ्लॉ है, कहाँ आपके पास जो है ना क्वालिटी में फ्लॉ है। अब आपके पास एजुकेशन 25A में फ्री है, लेकिन वो एजुकेशन 25A में किसी ब्यूरोक्रेट, मिनिस्टर, MNA, MP का बेटा थोड़ी जाता है उस स्कूल में जी। वो आर्टिकल 25A सिर्फ आर्टिकल के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसमें क्वालिटी नहीं है और तबाहाली बहुत ज्यादा है। सही कह रहे हैं। आर्टिकल 10 इंसाफ का कहता है, इंसाफ किसको मैसर है। बात ये जिससे बात करो निजाम को वो कसूरवार ठहराता है, निजाम ठीक नहीं है और फिर इस निजाम का हिस्सा बनने पे भी मजबूर है, क्योंकि गुजारा नहीं है ना, फिर या तो फिर अलग हो जाए, साइड पे हो जाए। भारत सब बेवकूफ बनाते हैं ना, सारे बेवकूफ बनाते हैं, अपने मैनिफेस्टो अच्छे अच्छे होते हैं। मैं पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी, मुझे PMLN, पीपल्स पार्टी को PTI को, हम सब एक दूसरे को दुश्मन बनाते हैं और आप सब मिलकर अवाम को बनाते हैं उसके बाद। असल तो प्रॉब्लम हमारे निजाम में है, निजाम के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक सर। रशीद साहब, ये क्या ख्याल है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब भी, आप सबको भी फोकस करने की जरूरत नहीं है कि आपकी गलतियां क्या हैं? क्योंकि जिस निजाम की बात अभी ख्वाजा साहब कर रहे हैं, तो खान साहब को भी एक बड़ा ब्राइट चांस तो मिला था ना। तो आप लोग अगर अपने मुखालिफिन को वो जेलों में डालने के बजाय सिर्फ तरक्की के ऊपर फोकस करते, निजाम की बेहतरी के ऊपर फोकस करते, इदारों के साथ इस नहज पे ना जाते कि 9 मई जैसे वाकयात होते, तो क्या ख्याल है कम से कम आज इतनी पस्ती का शिकार तो हम ना होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। जो ख्वाजा साहब ने बात की है ना, मैं उनकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। हमारा जो निज़ाम है वो जेन्युइनली फ्लॉड है और अब हमें उस निज़ाम को रिविजिट करना है। ख्वाजा साहब ने तो खैर बहुत ही उसको एक ब्लैंकेट वो दे दिया कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को करना है, बट शायद पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को हम ना भी कर सकें तो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि 18वीं तरमीम है, हमें उनको रिविजिट करना पड़ेगा, हमें NFC अवार्ड को रिविजिट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो महदूद वसाइल हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हमारी क्या है। पैसा लातादाद तुम्हारे पास है कोई नहीं, जो हमारे पास है उसको हम जाया करते हैं। कहाँ हमारे पास सूबों में कैपेसिटी नहीं है, कहाँ उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट करनी है, डेट इतना जो चढ़े जा रहा है हमारे ऊपर, सेक्यूरिटी चढ़ता जा रहा है। हम कब करेंगे? और PTI की गलतियों का बताएं, कुछ अपनी गलतियों का एहसास है, कुछ उससे सबक सीखा, इतना कुछ भुगतने के बावजूद। आपने खुद अभी बता दिया कि 74 सालों से ये काम होता आ रहा है, तो कल PTI की नहीं है ना, PTI का अपना हिस्सा जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI को हम अब्सॉल्व कर दें उनकी गलतियों से, लेकिन ये मजमुआ है और ये पूरे मुल्क का है। और हमें अब फिर दूसरी बात पे आ जाते हैं, हमें जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया सिर्फ जमा तफरीक नहीं करनी है, हम बयानबाजी पे स्लोगन्स पर काम चला देते हैं। अब मफाहमत की बात हो रही है, अब हुकूमत बैठी है ना जी, हुकूमत रोज हमें कहती है मफाहमत मफाहमत मफाहमत। अब मफाहमत का हाल ये है कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि मफाहमत करें, रिकन्सिलिएशन करें, दूसरी तरफ से एक बंदा सुबह सो के उठता है, उसके ऊपर 13 पर्चे हुए होते हैं, उसको पता नहीं है कहाँ से पर्चे, सियासी इंतकाम भी चल रहा है। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती ना। मैंने पहले भी ये कहा कि हुकूमत का काम ये होता है, जो हमें दर्स दिया जाता था, बुर्दबार बने, बड़ी बने, बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखे। तो अगर आप वाकई इस मुल्क में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और होनी चाहिए, क्योंकि हालात इस किस्म के जिस नहज पे हम आके खड़े हो गए हैं, वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, माशी हालात हो हमारे या सियासी हालात हो, वो इस किस्म के आके खड़े हो गए हैं कि इसके ऊपर अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा। बात बड़ी अच्छी है, लेकिन आपको मसला ये है कि आपके यहाँ भी एक एक बात के ऊपर ना मुतजाद राय आती है। मैं आगे चल के जरा इस पे बात करती हूँ, खासतौर पे आपने जो मफाहमत और मुज़ाकरात की बात की है। राना एहसान साहब, ये जो दिन हम मनाते हैं, अब ये दिन
मुमकिन की जो अजमत है ये तो हम मना ही रहे हैं और ये इसी तक हमने महदूद कर दिया, लेकिन अच्छी बात है, ज़ाहिर है कौम का जो जज्बा है वो इससे जिंदा ही रहता है सर। लेकिन हम ये समझने से कासिर हैं कि यहाँ पे गलती किसकी है। अब जो सियासतदान हैं वो मुखालिफ सियासतदानों को, फौजी आमरों को इल्जाम देते हैं, फौजी आमर जो हैं वो सियासतदानों को लुटेरे कह देते हैं। क्या ख्याल है कि कोई कोई ट्रूथ कमीशन हो जिसमें कोई खुद एहतसाबी जो है वो मुमकिन हो सकती है वैसे, कि इससे कोई बेहतरी आ सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारा रिपब्लिक डे भी है, जो पहला आइन आया और हमने फुल इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश एम्पायर से हासिल की, तो उस लिहाज से भी ये बड़ा अहम दिन है। बहुत सारे जो इकोनॉमी है और उसके मसाइल हैं वो सिम्टम्स हैं, लेकिन जो पॉइंट आपने जो रेज किया कि निज़ाम जो है वो बिल्कुल उसके अंदर इश्यूज हैं। और देखें, बात ये है कि 90 की दिहाई में बड़ी पोलराइजेशन थी, बड़ी लड़ाई थी जी। और वो उसके बाद फिर एक डिक्टेटर आ गए और जब डिक्टेटरशिप खत्म हुई तो उससे पहले फाइनल रियलाइजेशन हुई बड़ी जमातों में कि हमें मिसाके जमहूरियत करनी है जी। तो वो एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था, वो परफेक्ट नहीं थी, उसको शायद जमातों ने उस तरीके से अडॉप्ट 100% ना किया, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था। रियलाइजेशन थी कि जो 90 की सियासत है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। तो 2008 से 18 जो निजाम आया उसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल स्पेस, जो पॉलिटिकल हुकूमतें थी उनके पास अवेलेबल थी, लेकिन वो जो कुछ सीखा हमने 90 की दिहाई से, वो फिर जो तजर्बा नाफिज किया गया इस मुल्क के अंदर पीटीआई की शक्ल में, जिस तरीके से उसको इंस्टॉल किया गया उस हुकूमत को देखें, और फिर जो तर्ज हुकूमत था, तर्ज हुकूमत जो था वो जमहूरियत की नफी कर रहा था कि आप ऑपोजिशन से बात नहीं। वो 90 की दिहाई दोबारा उसको रीलिव कर रहा था कि आपने दूसरों को तो आप ठीक करेंगे, या बात यह है कि कुछ हद करने के पहले क्या खुद को बेहतर करने की, अपनी सोल सर्चिंग की जरूरत नहीं है? क्या नून लीग से ये काम शुरू हो सकता है? चूंकि आपने भी तो वोट को इज्जत दो की तहरीक शुरू की थी ना, क्या वहां पे खड़े हुए हैं या दूसरों को इज्जत देने तक पहुंच गए हैं अब? नहीं, देखें, मैं उधर आता हूं। देखें, वो जो तर्ज सियासत था जहां आप अपने कोalition पार्टनर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, हुकूमत जो है वो किसी और जराए से चलाई जाती थी। फिर जब आईनी तरीके से वो हुकूमत गई, उसके बाद भी जो रवैया बदकिस्मती से पीटीआई ने लिया कि साइफर के ऊपर प्रोपेगेंडा किया, मीर जाफर, मीर सादिक, अरेस्ट वारंट की जगह पथराव और फिर पेट्रोल बम और फिर 9 मई के वाकयात, ये बदकिस्मती से सारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ना चाहती हैं, वो मिलके काम करना चाहती हैं और जो मुल्की मसाइल हैं वो कंसेंसस दरकार करते हैं। लेकिन आज भी जो पोलराइजेशन की सियासत, मैं समझता हूं ये पीटीआई के अंदर 80% शायद 90% ऐसे लोग हों जो इनके पास एक सूबा है, उस सूबे पे फोकस करें, गवर्नेंस पे फोकस करें, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है, जो खान साहब हैं, वो आज भी पोलराइजेशन चाहते हैं, वो आज भी टकराव चाहते हैं, वो आज भी कि ये जो केपीके का सीएम है वो क्यों उसने तस्वीर खिंचवाई, क्यों वो वहां गया। तो ये जो सोच है ये आगे नहीं बढ़ने दे रही। देखें, सियासी जमातों को मिलके अपने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं आप कह सकते कि मैं फरिश्ता हूं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये तो से आगे नहीं बढ़ा जाएगा ना, कुछ आप लोगों को भी आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से अब कहा जा रहा है कि अब तो कुछ सामने आएगा तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात या आगे बढ़ने की बात होगी। जरा इस पे आगे आते हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अब बाकी इशूज को भी जरा शामिल करते हैं शो में, लेकिन मैं चाह रही हूँ जरा क्यों ना एमक्यूएम की सियासत पे भी थोड़ी बात कर ली जाए कि 10 साल के बाद एमक्यूएम ने पाकिस्तान कराची के अंदर जो है बड़ी अक्सरियत हासिल की, लेकिन सर ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद ख्वाजा इजहारुल हसन साहब वो मजा नहीं आ रहा सर। एमक्यूएम का जो खासा था, जो आपका जोश था, जो आपका जज्बा था, बल्कि उल्टा आपके यहाँ तो इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं, तो ये तासुर क्यों सामने आ रहा है? अच्छा देखिए, ये तो एक उमूमी तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इख्तिलाफात होते ही हैं, और जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरान तो आपको पता है हर पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगियां, कहीं ना कहीं मेरिट डिमेरिट के क्वेश्चंस होते हैं। अब जो मजा आपको नहीं आ रहा, वो मजा इसलिए नहीं आ रहा कि ये 2013 से 18 तक हमारे पास 24 एमएनए, 7 सेनेटर, 51 एमपीए थे जी, और हमारे खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन भी जारी था, गिरफ्तारियां थी, लापता थी, मामला अदालत कत्ल भी हो रहे थे, बहुत सारे 2000 से ज्यादा साथी हमारे गिरफ्तार थे जी। उस वक्त भी किसी हुकूमत को हमारी जरूरत नहीं थी, लेकिन 5 साल बाद हमारी अचानक सीटें 7 पर आके सिमट गई जी, और हमारी गिनने में तो सीटें कम थी लेकिन तोलने में शायद ज्यादा निकली। तो वजीर आजम इमरान खान साहब उन 7 सीटों पर बदौलत वजीर आजम पाकिस्तान बने। अब आज आप फरमा रही हैं कि भाई 22 सीटों के बाद भी वो मजा नहीं आ रहा जी,
तो वो मजा आपको इंशाल्लाह बजट के बाद आ जाएगा। अच्छा, बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ काम तो हमें दिए हुए ना हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने के, तो वो काम तो पिछले 40 साल से हमारे पास ही है। ठीक, मजा हमें भी नहीं आ रहा, और सच्ची बात यह है कि मजा इसको को भी नहीं आ रहा है सर। अब देखें ना, इस वक्त आप हुकूमत का हिस्सा हैं ख्वाजा साहब, लेकिन बताइए कि वाकई लग रहा है कि इस वक्त MKM हुकूमत का हिस्सा है? क्या आपको लगता है कि आपको प्रॉपर जो आपका जायज हक है वो दिया है? अभी आपने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की बात की, अभी ये पिछली PDF में भी जब 7 नशिस्तें थी आपकी तो 2 वजारतें दी गई थी आपको। अब आपने कराची को क्लीन स्वीप किया एक तरह से, तो आपके पास सिर्फ एक वजारत, क्या इसी पे खुश हैं आप या कुछ वादे हैं जो बाद में होंगे, वो मजा फिर बजट के बाद आएगा? वजारतों का भी, वजारत कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रही। वजारत तो पीपल्स पार्टी में नहीं ली, क्योंकि पूरे आईनी ओहदे माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के पास है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है ज्यादातर जिम्मेदारी PMLN और पीपल्स पार्टी पर ही है, और सबसे बड़ा चैलेंज इनको जाहिर है एक अपोजिशन का भी है। तो हम ये समझते हैं कि इस पूरे माहौल में बजाय कि हम कराची के मसले को वजारतों से नत्थी करें, हम कराची के मसले को या शहरी सिंध के मसले को उसी तरह रखें जिस तरह हमने मुआहदात में रखा है जी। अब देखना ये है कि PDM के दौर में भी कुछ रूगर्दानियां रही, PTI के दौर में भी कुछ ज्यादती हुई, उससे पहले भी हुई। तो पूरे पाकिस्तान को ये बात तो पता है कि मसला MKM नहीं है, मसला कराची है। ठीक, मसला कराची से जीतने वाली जमात नहीं है भाई। 16 सीटें PTI की थी ना या कौमी असेंबली की, यहाँ कौन सी दूध की नहरें बह गई? तो प्रॉब्लम कहीं कराची है। तो मुझे तो अपने शहर को उस कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर या सूबाई में इस शहरी सिंध को उसकी अहमियत को उजागर करना है। बिल्कुल ठीक, प्रॉब्लम कराची भी है सर, और आप हमारे यहाँ कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जहां धांधली के इल्जामात ना लगे हों, बल्कि अब तो जो ये बातें हैं वो पाकिस्तान के बजाय जो गैर मुल्की ताकतवर ऐवान है वहां पर भी ये बातें की जा रही है ना। और फिर आपके मुस्तफा कमाल और कामरान टेसोरी जो है उनकी भी कुछ ऑडियोज कुछ अर्से पहले लीक हुई थी। आप कराची की बात कर रहे हैं, कराची में PTI है, जमात इस्लामी है, GDA है, भाई वो तो धांधली का बहुत उन्होंने शोर मचाया हुआ है। तो ख्वाजा साहब कोई ये ऐसे ही 5 साल सुनना ही, इसका कोई हल होना चाहिए, तहकीकात किसी फोरम पे होनी चाहिए, और कोई हल्का कराची का खोला जाता है तो MKM को तो मसला नहीं होगा इससे। देखिए हमें क्या मसला होना है, 2018 में भी 90 से एक साहब 100 के उठे तो सुबह मैंने MPA बन गए थे। तो उन्हें पता चला कि भाई आप MPA मैंने बन गए, उन्हें जगाया गया, बताया गया जाओ भाई अब जाके जो है ना वो नोटिफिकेशन लो। तो 2018 में हमने भी तमाम एहतजाज किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्राइब्यूनल्स गए, अपीलें की, सुप्रीम कोर्ट गए। हमारे कैबिनेट 2000 वोट से जीत रहे थे, अचानक 700 वोट से हार गए, और आज तक जेरे मुकदमा है। नई असेंबली आ गई है, वो मुकदमा आज भी जेरे इल्तिवा है हमारा अदालतों में। तो हम तो जमहूरी तरीके से तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट करेंगे, और आज भी देखे ना आपने कितनी मेहनत की। तो अब आप सारी सीटें ले ली, कराची से आपने स्वीप किया है, लेकिन बात वही है ना कि लग नहीं रहा कि MKM इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट में, लेकिन आपने कहा थोड़ा वेट कर लेते हैं उस मजे के लिए। जैन कुरैशी साहब, असल में पारस, जी मैं समझ रहा हूँ शायद 15-20 साल पहले ये चैनल नहीं थे ना इतने जी, तो ये सीटें हम हमेशा से लेते रहे। और आज जो पंजाब में 2-2-2.5 लाख वोट लेते रहे लोग, जब हम ये 2 लाख रहते थे तो लोगों की बड़ी आंखें फटी की फटी रहती है। 2 लाख वोट ले लिए, 1.5 लाख वोट ले लिए, और भाई हम ये काम 88 से कर रहे हैं। ये कोई पहली बार कराची में सीटें नहीं ली। नहीं, हाँ ठीक कह रहे हैं, आपने बड़ा वोट लिया है, लेकिन वो पहले की बात कर रहे हैं ना आप। अब बहुत अरसे के बाद आपने इतनी अक्सरियत हासिल की है। 10 साल हो गए। कौन से अरसे के बाद? 10 साल बाद इलेक्शन में हमारी सीटें हरवा दी, इस बार ले ली हमने। अरसे कौन सा हुआ इसमें? वो माशाल्लाह को 40 साल बाद हम सीटें जीत रहे हैं। चले 10 साल आपके नजदीक यानी कि बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। 5 साल सर 2018 में 7 सीटें थी आपकी, अब देखें आप। तो 2013 में 24 थी ना, तो वो 10 साल की बात ही कह रही हूँ ना। तो वहां से जब काउंट करेंगे तो 10 साल ही हो जाएंगे 2024 में। भाई 5 साल बाद इलेक्शन होता है ना। जी बिल्कुल, होना 5 साल बाद ही चाहिए वैसे तो इलेक्शन, लेकिन यहाँ पे तो हमारे आइन जो है वो मुमकिन आ गई है। जैन कुरैशी साहब, 9 मई आप लोगों के ना साए के साथ चिमटा हुआ है, और जहां भी आप जाते हैं ये इल्जाम जो है आपके साथ चिपक गए हैं, आपका पीछा करते हैं। आपकी जमानत अब 4 अप्रैल तक उसमें तौसी दे दी गई है। तो ये अब ये जमानत में तौसी के लिए आप अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे, कोई मुस्तकिल हल है इसका वैसे?
देखिए, मुस्तकिल हल तो इसका ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि जो लोग नॉन में मुलव्वस नहीं है और तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। 9 मई की हमने पहले भी मजम्मत की, आज भी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए ना। हाल तो ये है, बदकिस्मती हमारी ये है, आज 10-11 माह गुजर जाने के बाद भी आज भी लोग नामजद हो रहे हैं पर्चों के अंदर। तो ये नहीं होना चाहिए। वही वाली बात है कि दोहरा म्यार नहीं चल सकता। अब मैं मजेदार बात है, राणा साहब ने बात भी कर दी और ऊपर से उसके ऊपर बड़ा अच्छे से उसके ऊपर लपाई भी कर दी। अब ये तजर्बे की बात कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे इनसे बिरादराना मशवरा है कि अभी कबल अज वक्त है, अभी ही स्पीकिंग टू सून। तजर्बे की, ये 2018 के तजर्बे की बात करते हैं, ये पीडीएम का तजर्बा नहीं हुआ, ये पीडीएम 2.0 का तजर्बा नहीं हो रहा, और ये तजर्बा भी उसी तरीके से फेल होगा। तो इन तजर्बों से हमें बाहर निकलना है, हमें अवाम के पास जाना है, हमें अवाम के मैंडेट को तस्लीम करना है। और अगर अवाम के मैंडेट पे ऐसा डाका डलेगा, जैसे आज आप कहते हैं जी 70 की दहाई से लेकर आज तक कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, चलो आपकी ये बात भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन जिस किस्म की भी बेजाब्तियां इस दफा हुई हैं, ख्वाजा जार साहब आपके टीवी पे बैठे हैं, आप इनसे पूछेंगे ये भी आपको कहेंगे, आप नून लीग से पूछेंगे तो ये भी दबे अल्फाज में सारी सीटों के बाद शायद मुश्किल ही कहें, नहीं, और जगहों पे ये भी कहते हैं, हमसे पूछेंगे हम भी कहेंगे, फजल रहमान साहब से मौलाना से पूछेंगे वो भी कहेंगे। तो अक्रॉस द बोर्ड आज एक आवाज आ रही है कि ये धांधली हुई है। अच्छा, अब मजेदार बात क्या है, लीडरशिप क्या कह रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अगर बात सुने, जब उन्होंने पहली तकरीर की कौमी असेंबली में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं 2 दफा मुंतखब होके आया हूँ सैवान में और दोनों दफा धांधली का शोर मचा है। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं तीसरी दफा इलेक्ट हो गया हूँ तो मतलब वो भी इस बात पे ऑन बोर्ड है। मैंडेट का हाल ये है कि जो मौजूदा मैंडेट है, हम ये बात तस्लीम करते, हम तो कहते हैं ना, हम अभी अपने मौके पे कायम है कि हमारा मैंडेट चुराया गया, हमारी 80 से ज्यादा सीटें हमें नहीं मिली, लेकिन जो अभी भी आपको मैंडेट मिला है, एग्जिस्टिंग मैंडेट, वो इतना स्प्लिट मैंडेट है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत मिल गई, एक सूबा सबको मिल गया, हाँ, एक सूबा सबको, नून लीग को वफाक में, और यहाँ पे मिल गई हमें कि अब राणा साहब बात कर रहे थे कि जी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ, हर सूबे में हर पार्टी को परफॉर्म करना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर परफॉर्म करने का मौका भी दिया जाए ना। अगर आप अब ख्वाजा साहब ने कहा कि जी हमने जो पिछला इलेक्शन लड़ा था 2000 से ज्यादा हमारे बंदे पाबंदे सिलासिल थे केस, वही बातें जो ये कर रहे हैं आज सारी हमारे पे लागू होती हैं। लगता है ना ये सब कुछ नून लीग 2018 में हल्के खोलो, लेकिन आप भी कहते हैं हल्के खोलो, लेकिन आज आप रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। मैं ब्लेम गेम में तो जा ही नहीं रहा हूं कि वो ये कहते थे, मैं ये कहता हूं, हम ये कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो इन बातों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये अभी भी 18 के तजर्बों की बातें कर रहे हैं, पिछली बातें कर रहे हैं, उससे बाहर निकले, आगे चले। से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? हमने तो आपको कहा। क्या आप ये एजिटेशन की बातें छोड़ सकते हैं? आपके लोग कहते हैं ईद के बाद दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, सबक नहीं सीखा। अब आप लोग भी सिलेक्टिव लोगों की बात सुन रहे हैं। आपके असद कैसर ने ये बात की है। असद कैसर ने ये भी कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि हम रिकंसिलिएशन के लिए तैयार हैं, हमारी 3 शराइत है, हमारी शराइत पूरी कर दें, और जायज हमारी शराइत थी। वो किससे बात करने की बात करें? खान साहब ने कहा मैं तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं तो सियासी जमातों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, वो बात नहीं करेंगे। यही तो उनका अभी यही बात कर रहे थे राणा साहब। बात नहीं है, खान साहब ने पूरा कोर कमेटी को मैंडेट दिया है और हम बिल्कुल, अगर हमारी ये शराइत पूरी होती है, हम हर किस्म की रिकंसिलिएशन में बैठने को तैयार हैं। लेकिन आप कहेंगे जी एक तरफ से हमारे पे डाका डाला हो, हम, और आप कहेंगे डाकुओं के साथ ही जाके बैठ जाओ, तो मुमकिन नहीं है ना। फिर बताइएगा, आप कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये मुज़ाकरात आप सियासी जमातों और हुकूमत के साथ तैयार हैं, या जो असल ताकत के ऐवान है वहां पे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? हुकूमत के लिए हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार है, अगर हुकूमत पहला अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखे और हमारे मुतालबात पूरे करे। ठीक, और वो मुतालबात क्या है? कि हमारे धांधली है, हमारी धांधली का कैसे मसला, कैसे सॉल्व हो सकता है? ये जुडिशल कमीशन बना दिया, जुडिशल कमीशन बनाए, उसमें 4 हल्के खोल दें, जैसे हमने तो अपनी बात, हमारा जुडिशल कमीशन बन गया, जुडिशल कमीशन बन गया, फैसला आया, आपने कबूल कर लिया। अगर अगले इलेक्शन में फिर ये सब कुछ फेस करने को मिला तो सर कैसे परमानेंट हल क्या है? उम्मीद तो ये है कि गैर जानिब जुडिशल कमीशन बनेगा, वो उसके ऊपर तहकीकात करेगा, हाई पावर्ड होगा, उसमें से जो बेज़ाब्तियां निकलेंगी वो आइडेंटिफाई होंगी, और फिर सारी जमातें, क्यों हम सब स्टेक होल्डर है ना, आगे भी हम लोगों ने जाके इलेक्शन लड़ने हैं, कोई नई जमातों ने तो आके नहीं लड़ना। तो अगर हम सारे स्टेक होल्डर्स इंश्योर करें कि आइंदा ये ना हो, तो फिर ये कहानी आगे चल सकती है ना। अगर हम इसी ब्लेम गेम में लगे रहेंगे तो कहानी आगे कहीं नहीं जाएगी। जुडिशल कमीशन है जो आप कहते हैं कि इस वक्त में बनना चाहिए, क्योंकि जो रिकाउंटिंग हो रही है ना जैन कुरैशी साहब, वहां पे तो जो नून लीग के हारे हुए लोग हैं वो जीत रहे हैं। तो अब यही देख लेना, उनके फैसले भी हो रहे हैं, उनके फैसले भी हो रहे हैं, उनके हक में फैसले भी आ रहे हैं, और हमारी अभी तक जो है हमारी तारीखें भी नहीं लग रही। क्या ख्याल है कि रिकाउंटिंग में भी कोई धांधली तो नहीं हो रही?
देखिए अब ये इस पे मैं आप मेरे से क्या सुनना चाहती हैं? मेरा पॉइंट वो बताएं तो सच है, क्या लगता है कैसे जीत रहे हैं? चले मैं आपको बताता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे पास 30 से ज्यादा हल्के तो ऐसे हैं जिनका मुझे पता है जिनमें फॉर्म 45 वापस कंप्लीट है, ठीक, तो उन वहीं से शुरू कर लें। जब तक ये जुडिशियल कमीशन, आप कह रही ना क्या फॉर्म, मेरा मानना ये है कि जुडिशियल कमीशन इज द फर्स्ट स्टेप, और ये वो स्टेप है जो लेना चाहिए। इस जुडिशियल कमीशन के आगे हर कोई अपने सबूत पेश करे और जुडिशियल कमीशन उन शवायद के ऊपर बेस फॉर्म 45 पे बेस अपना फैसला सुनाए, फिर वहां से आगे चलेंगे ना। अब आपने और मैंने आज बैठ के तो सारे फैसले नहीं कर लेने, बट इसकी इब्तिदा यहाँ से जुडिशियल कमीशन से होती है और ये होना चाहिए। ठीक है राना एहसान साहब, जरा ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे, और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब आप भी शो में जरा साथ रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना एहसान साहब, वैसे 76 सालों में हमने एक तो तरक्की की है, वो ये कि हमारे ये जो इश्यूज हैं ना वो हमारे ऐवानों के बजाय अब इंटरनेशनल ऐवानों में भी डिस्कस हो रहे हैं। तो क्या ख्याल है कि ये जो तरक्की है ये कितनी हौसला अफजा है, और ये देखकर आपको कैसा लगता है? वैसे तो शर्म ही की बात है कि अमरीकी कांग्रेस की एक ज़ेली कमेटी में ये डिस्कस हुआ है और वहाँ पर ओहदेदार जो हैं वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए वो साफ और शफाफ नहीं थे, और जो शिकायत थी वो भी अरकान कांग्रेस के सामने रख रहे हैं। देखें, पारिस ये खुद ही से नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी मेहनत, जद्दोजहद और लॉबियस्ट को हायर करना और डॉलर्स खर्च किए गए, और बड़ी काविश कोशिश के बाद एक जमात के कुछ कांग्रेसमैन ने स्टेटमेंट्स दी और फिर ये जो है कांग्रेशनल हेयरिंग भी हुई, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। देखें, उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तियां हुई, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन बेज़ाब्तियों को देखे, तो ये बॉटम लाइन निकली उस हेयरिंग से। बहरहाल एक जमात का जो काविश कोशिश थी वो मुंह के बल गिर गई। देखें, आपका जो सवाल था जुडिशियल कमीशन का, इन्होंने बात की, तो जुडिशियल कमीशन तो बनाए गए मियां नवाज शरीफ को सजाएं देने के लिए, और जुडिशियल कमीशन में भी फिर ये होता है कि जी इसमें आपने ये तो अपनी टीम डाल दी, ये तो अपने फैसला सुनाने के लिए है, तो हल मेरा नहीं ख्याल। राना एहसान साहब, जब इतने जुडिशियल कमीशन बनाए जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, तो एक और बना देना, चूंकि पीटीआई कह रही है कि जी हल जुडिशियल कमीशन में ही है, और अभी 2 दिन पहले हामिद खान साहब ने भी कहा कि ट्रिब्यूनल्स में जाने का कहा जाता है वो तो धांधली पर पर्दा डालने का जरिया है, वो कहते हैं लंबे कर देते हैं केसेस को बहुत ज्यादा। लोग तो समझते हैं कि पीटीआई के जुडिशियल कमीशन ही इसका हल है, तो बनाने में क्या कबाहत है? मैं आपको बताता हूं, देखिए 2018 में हमें ट्रिब्यूनल्स का रास्ता दिखाया गया, अदालतों का रास्ता दिखाया गया, और यही रास्ता पीटीआई ने हमें दिखाया। एक इन्होंने कमेटी बनाई असेंबली में जिसने 2018 के इलेक्शन का जायजा लेना था, उसकी सरबराही पीटीआई करती थी, वो आगे नहीं चली। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन पार्लियामान होना चाहिए। हम पीटीआई की आदत है कि हर चीज सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, हाई कोर्ट्स में ले जाएं, पार्लियामेंट को गोल कर लें, आपस में बातचीत स्किप कर दें। देखें, बिलावल साहब ने भी इसी चीज का इंदिया दिया है कि जो तीसरी बार वो इलेक्ट होना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि इसके ऊपर शोर ना हो, तो वो भी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट वो फोरम है, इट इज द हाईएस्ट फोरम फॉर डिबेट, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर लेजिस्लेशन। वहां आए, वहां से हल निकलेगा, उसको चलने दें। देखें, मुल्क पार्लियामेंट में सब बैठेंगे, हल निकल आएगा सर, लेकिन जो ये नई कंपनी वजूद में क्या चलती नजर आ रही है, और कितना अरसा? चूंकि खान साहब कह रहे हैं 6 माह के बाद आपकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी और 6 माह बाद वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे। देखिए, यही तो मसला है ना। खान साहब चाहते हैं आईएमएफ का मुआहदा भी ना हो, मुल्क माशी तौर पे जो है वो सुकड़ जाए, कर्जा ना मिले पाकिस्तान को, तो ये दिवालियेपन की तरफ चला जाए। दूसरी तरफ उनको इस चीज पे भी गुस्सा आता है कि गंडापुर जो है वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, वो तस्वीर क्यों लगा रहा है, तो वो तो चाहते हैं एग्रेसिव माहौल रहे। अभी देखें, जैन साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, वही मैं कह रहा हूं, इनकी जमात में 70-80%, 90% लोग मैं शायद अच्छी सोच रखते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो खान साहब के रवैये से, वो रवैया ये कि मैं फरिश्ता हूं, बाकी सब चोर हैं, और ये जमहूरियत है उनकी। तो ये जमहूरियत नहीं है, आपको एक दूसरे को तस्लीम करना होगा, आगे चलना होगा, पार्लियामेंट के फोरम को इज्जत देनी होगी। सर बिल्कुल ठीक है, उनकी शिकायत को भी दूर करना होगा। जब आप बात करते हैं सिर्फ मफाहमत की बात या इस तरह के बयानात देने से तो मफाहमत नहीं हो जाएगी ना, लेकिन अभी आपने जो बात की, जो इस वक्त ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो मुआशी इस्तेहकाम है, लेकिन यहाँ पे तो वो हुंस दिल्ली दूर रस्त वाली सूरत हाल ही नज़र आ रही है कि वो एक तरफ वफाकी ये वफाक और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की बात हो रही है, उनको देख लीजिए, ईद के बाद एजुटेशन की बातें की जा रही हैं। तो आपको लगता है कि चंद माह के अंदर जो इस वक्त मुल्की मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे या होते हुए नजर आ रहे हैं आपको सर? ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जी, मेरी गुजारिश सिर्फ ये देखें, मैं सिंपल ये समझता हूं और जो हमारी पार्टी की भी यही ख्वाहिश है कि जो बात अभी की है ना सामने की अपोजिशन को भी थोड़ा सा
अपने आप को जो है ना एक डेमोक्रेटिक डिबेट प्रोसेस में लाना होगा। ठीक। सिर्फ शोर शराबा करने से 3.5 साल से असेंबली में भी शोर शराबा रहा। आप मीडिया हमेशा ये खबर देता था आज ये ऐवान मछली बाजार बन गया। ये बड़ी तकलीफ दे खबर होती है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए के अखराजात एक इजलास पे होते हैं और उसका एंड कंक्लूजन ये होता है कि ऐवान मछली बाजार बन गया। और हुकूमत को भी मेरी गुजारिश ये कि चाहिए कि हमें एक वो रूट मेजॉरिटी वाला जो औजार है वो खत्म करें, बाहर की डेमोक्रेसी से भी सबक लें। अगर कहीं कमेटियां बनानी है कमेटियां बनाएं, अपोजिशन की कहीं तकारीर हैं, सजेशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, उसे तामुल से सुने। जब आप बोलने देंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन पार्लिमानी ऐवान में पार्लिमानी तरीक़ेकार से निकलेगी जी। लेकिन जब आप बोलने नहीं देंगे तो फिर वो मीडिया पर वो फ्रस्ट्रेशन गैर पार्लिमानी अंदाज में भी निकलेगी और वो उसके अंदर एक सियासी तासुर भी जाहिर रहेगा जी। तो दोनों ही तरीके से मैं समझता हूं कि हम ऐवान को चला सकते हैं। और बाकी अहम तरीन बात फिर यही है कि इस ऐवान के अंदर हमें बहुत सारी डिबेटिंग फोरम एज ए स्पेशल कमेटीज बनानी है जो कि PMLN को पीपल्स पार्टी को सोचना होगा। बहुत सारे इश्यूज सर इन तमाम इश्यूज में ख्वाजा साहब IMF का इशू है, वो जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसकी आखिरी किस्त तो उन्होंने वो दांतों से गिरहें खोल कर दे दी है पाकिस्तान को, और जो नया मुआहदा है उस पर बातचीत भी शुरू हुई है। लेकिन अब महंगाई का तूफान आएगा ना, तो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब आपके वोटर जब सवाल करेंगे तो उनको क्या कहकर मुतमईन करेंगे आप कि वो हुकूमत की मजबूरी बहुत थी महंगाई करना? यहाँ पर ये बिल्कुल एक शिकवा मैं अपनी जमात की जानिब से जरूर करूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इसमें मेरा ख्याल है कि कहीं उन्होंने नजरअंदाज किया है। IMF के इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे इतने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हो रहे हैं। मुझे तो ये गुमान था कि शायद अपोजिशन समेत तमाम जमातों से कुछ दो अरकान की कोई कमेटी बनाकर उनसे सजेशन लिया जाएगा जी। और एक बहसियत एक इज्तिमाई दानिश की हैसियत से एक वजीर आजम जो कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का एक इज्तिमाई नुमाइंदे की हैसियत से IMF के सामने वो पेश होकर हमारे वो तमाम गुजारिशात रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब टीवी से खबरें मिले अपोजिशन को या इत्तेहादियों को और फिर इस तरह की जो बात आप भी फरमा रही हैं तो यकीनन हमारे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि हम तो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम तो 280 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल ही हजम नहीं कर पा रहे। हम तो 150% गैस के रेट और गैस है ही नहीं। हम बिजली की लोड शेडिंग और 65 रुपए यूनिट नहीं अफोर्ड कर पा रहे। ठीक। हमें अगर ये भी ना पता हो कि हमारी मजबूरियां क्या है क्या है तो हम हुकूमत का दिफा कैसे करेंगे? ये बिल्कुल बरमला मेरा शिकवा है। राना साहब ये शिकवा पहुंचा वज़ीर आज़म तक ताकि अपने कम से कम इत्तेहादियों का तो ख्याल रखें। आप तो अपोजिशन से मफाहमत की बात करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है जिसके अंदर हमारे इत्तेहादी मौजूद होंगे, जिसके अंदर कोई भी हुकूमत का जो अहम फैसला होगा वो ज़ेर बहस लाया जाएगा, उनको आगाह किया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म आने वाले चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। ज़ैन कुरैशी साहब, ये जो सब नया मुआहदा होगा तो क्या आप इसमें साथ खड़े होंगे या फिर वही दाखिली मामलात को इससे मशरूत करेंगे? देखिए, IMF पे आने से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा। मुस्लिम लीग नून को भी अब गियर चेंज करना पड़ेगा। इनका ये जो एक घिसा पिटा बयानिया बन गया है कि जी एक जमात ने कोशिश की, उनकी कोशिश से लॉबिंग हुई या ये IMF के मुआहदे के खिलाफ था, ये चाहते थे, ये गलत बातें हैं। पहले इन्होंने लेटर को लेकर इतना बड़ा वावेला मचाया, जब लेटर मंजर आप पे आ गया आपने देखा लेटर में कोई ऐसी खिलाफ बात नहीं थी। हमारी जमात ने तो नहीं किया ना, क्योंकि इंडिविजुअल जाके करते और बात है। किसी और जमात में चले गए नहीं, वो अपनी जाति कैपेसिटी में तो जाके कर सकते हैं। फैक्ट शहबाज गिल का मतलब PTI है कि वहां जाके आपने एहतजाज किया, मुतालबा किया कि सख्त शराइत रखें। जैसे ख्वाजा इजहार साहब ने कहा कि हर किसी की अपनी एक ओपिनियन होती है पार्टी के अंदर, उनकी अपनी ओपिनियन पार्टी से निकल के हैसियत वो नहीं होती कोई भी। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इन्होंने बहुत ही सिंपली कह दिया कि जी उससे क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मजाज है और उसने देखना है। देखें, जो हाउस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है अमेरिका के अंदर, वो कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, एक सीरियस फोरम है, वहां पे सीरियस सवालात रेज हुए। अब आप फैसला कर लें कि आपने उसको कितना वजन देना या नहीं देना, वो आपके ऊपर है, बट आपके इलेक्शंस के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान अपने अवानों को इतना मजबूत कर लेना कि यहीं आपकी आवाज बड़ी ताकतवर आवाज बन जाए, बजाय ये कि आप अमेरिकी अवानों में जाके इसको रेज करते हैं। एक मिनट के लिए साइड पर अमेरिकन अवान को, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तानी अवान में ये डिबेट करें। हमारे अवानों में ये बात
होनी चाहिए, जो वहां पर जाकर उनके बंदों से सवाल पूछे जा रहे हैं। काश नेशनल असेंबली में एक ऐसी कोई बने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुलाया जाए, उनसे ये सवाल किए जाए जैसे वहां पे। देखिए जमहूरियतों में ऐसा होता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप एक ओहदे पे फाइज हैं, तो पार्लियामान जो कि हाईएस्ट फोरम है मुल्क का, वो आपको बुलाकर आपसे जवाब तलबी कर सकती है। तो अगर आप ये कौमी असेंबली में करें, बड़ा अच्छा होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। एक बात से बताइए, दूसरी बात मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ। राणा साहब ने कहा कि जी ये हर चीज में भाग जाते हैं कोर्टों के पास। भाई अपने मुल्क के कोर्टों में जाते हैं, और कोर्ट्स हैं ही इसलिए रिड्रेसल के लिए। तो कोर्ट में हम इसलिए जाते हैं, जुडिशल कमीशन की इसलिए बात करते हैं, जहां हमें इलेक्शन कमीशन के ये नताइज नजर आ रहे हो कि दोहरा म्यार चल रहा हो। अगर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है तो उसकी रिकाउंटिंग भी हो रही है, उसके वोट बढ़ भी रहे हैं। किसी और जमात का कैंडिडेट है तो उसको पेशी तक नहीं मिल रही है। तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब का जरा मुस्तकबिल बता दें, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील है वो ज़ेर समात है, तो क्या जल्द बाहर आ जाएंगे? अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील ज़ेर समात है। मंडे को हमारी अगली पेशी है, और आपने देखा कि डिविजनल बेंच है, उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। और जो हम पहले दिन से कहते थे कि इस केस के अंदर भी बहुत आप बेज़ाब्त किए हैं, जिस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने इस केस को कंडक्ट किया, जितने फ्लॉज थे, अब उसकी कलाई खुलती जा रही है। और अगर आप कोर्ट में मौजूद हो और जज साहबान के एक्सप्रेशन देख सकें या उनके कॉमेंट्स देख सकें, तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी ज्यादती की गई है। मैंने ये बात, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मैंने ये बात पहले भी की कि 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साबिक वज़ीर आज़म का केस सुना जाता है और कहा जाता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। आज भी इस मुल्क में एक साबिक वज़ीर आज़म है जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। काश हम उससे होश की नाखून चक्कर से निकल आएंगे, और हमें 40 साल इंतजार ना करना पड़े। हम आज इस चीज का फैसला कर सकते हैं। राइट, ये होगा। लास्ट कमेंट इसके ऊपर कि इस वक्त ये मुल्क ईद के बाद अब पीटीआई एहतजाज की बात कर रही है, मौलाना साहब ने भी इंडिया दे दिया है, तो लग ये रहा है कि मुल्क तो वहीं जाता दिखाई दे रहा है जहां से इलेक्शन से पहले निकलने की उम्मीद थी। आपको लगता है मौशी तौर पर कोई बेहतरी आ सकती है? देखें, माशी तौर पे इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हम इंश्योर करेंगे। देखें, अब इसके अंदर अब जमातें, मैंने तो पहले कहा कि इनके पास पूरा सूबा है, बल्कि हर एक सर इनके सूबे को छोड़ दें, मुझे ये बताइए राना एहसान साहब कि अगर ये सरमायाकारी जिसके ऊपर आप बहुत होपफुल हैं, ये मार धाड़ जलसे जुलूस और अनसर्टेनिटी के माहौल में कैसे आएगी? नहीं तो अब यही देखें ना, बजाय कि ये ट्रिब्यूनल्स का रुख करें, अदालतों का रुख करें या पार्लियामेंट का रुख करें, अगर ये सड़कों का रुख करते हैं तो इससे बड़ा क्लियर है कि ये पाकिस्तान के लिए क्या चाहते हैं। और अगर पूरा मन एहतजाज करते हैं तो आप इजाजत देंगे ईद के बाद इन्हें? नहीं, देखें, एहतजाज की अगर कोई लोकेशन हो या इजाजत इन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। दूसरी बात है कि राणा साहब बार बार जो है बात करें इनके सूबे की, हमारे सूबे का हमें हक दे दें। हमारे आपसे पैसे मांगे, हमें दे दें, हम आपको परफॉर्म करके दिखा देंगे। हमारे सूबे में एक सीरियस टेररिज्म का कंसर्न है। एसआईएफसी के इजलास में जाते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बाहर निकल के अब आप फैसला करें ना, आप फैसला करें। अगर सीएम प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाते हैं अपने सूबे के हक मांगने के लिए, तो उसको खुशाइन देखने को होनी चाहिए ना उनकी। पॉलिसी ये है, अंदर बैठ के अच्छी बात है, बाहर निकल के मीडिया के सामने जो है। पॉलिसी बड़ी सिंपल है। पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मैंडेट दिया है, हमें हुकूमत दी है, हम वहां पर हुकूमत करके आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बात किया कि ये स्प्लिट मैंडेट है, इस मैंडेट में हर जमात को परफॉर्म करके दिखाना होगा। राइट, ज़ैन कुरैशी साहब, राना एहसान साहब और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।